क्वेश्चन नंबर 21, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो यहाँ पर देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में सहकर्मी सहयोगिता, बिल्कुल ठीक है। सहकर्मी मतलब कि क्या है, मतलब कि आपके साथ काम करने वाला। अब दो तीन लोग मिलते हैं तभी तो समाज बनता है। और वाइगोत्स्की किसके बारे में बात कर, समाज के बारे में। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, बच्चे आंसर नंबर सेकंड करके चले आते हैं, ये तो गलत है, सरासर अहस्तक्षेप है ना। जैसे कि मैंने आपके संस्कृति उपकरणों में हस्तक्षेप किया, मतलब कि मैं जैसे कि आपकी संस्कृति क्या है, आपकी संस्कृति है कि आपके घर में ना महिलाएं जो है वो बाहर नहीं जा सकती। मैं हस्तक्षेप करता हूँ। हस्तक्षेप क्या करता हूँ कि यार देखो, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। मान के चलो कि आपकी सिस्टर है, वो घर में दबा करके रखी जाए, उसको बोला जाए तू खाना ही बनाएगी और उसको मारा पीटा जाए, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसने तो एजुकेशन ली ही नहीं और वो कुछ करना जानती नहीं। 40-45 की एज में क्या करेगी वो, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को समझिए और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, ताकि जो आपकी सिस्टर है, आपके घर की महिलाएं हैं, वो चीजों को सुधारें, ठीक है। आने वाली जनरेशन जो है परिपक्व हो जाए। तो यहाँ पर कुछ चीजों को सीखा और आगे यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो क्यों कर दिया, क्योंकि हस्तक्षेप करना अलाउ था। अभी बोले ना कि तू अपने घर की बात ना अपने घर के पास रखा कर, मेरे से मत बोला कर, ठीक है। मुझे पता है मेरे घर की औरतों को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से नहीं रखना है, ठीक है। तो जब हस्तक्षेप होगा तो यहाँ की गुड इंफॉर्मेशन जो है, जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, यहाँ तो आ ही नहीं सकती। तो सिंपल सी बात है, ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। जब भी कोई हस्तक्षेप करोगे तभी तो जाकर के आप एक दूसरे के सांस्कृतिक उपकरणों को ले पाओगे और दे पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर याद करके क्या याद कर सकते हो यार, कुछ नहीं। और गैर संदर्भित मतलब होता है वो संदर्भ, मतलब कि जिसमें कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। मैं यूपी टेट का कोर्स सीटेट में पढ़ाने लगूं, शिक्षक भर्ती का कोर्स में सीटेट में पढ़ाने लगूं, वो गैर संदर्भित कहा जाता है, ठीक है। डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, ठीक है। ये इतना बड़ा सेंटेंस है, किसी को बोलने में भी टाइम लग सकता है, ठीक है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। यहाँ पर एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। आप एक प्रगतिवादी कक्षा क्या होती है, जिसमें हर एक बच्चा जो है एक जीनियस होता है। क्यों जीनियस होता है कि वो अपने कार्यों को पूरा करता है, हर तरीके से दिमागी तौर पे शारीरिक तौर पर बहुत अच्छा होता है, हर एक एक्टिविटी में भाग लेता है। इसको भी याद रखिएगा, हर एक एक्टिविटी में भाग लेता है। अब क्यों भाग लेता है, क्योंकि प्रगतिवादी कक्षा में एक दूसरे के साथ मिल करके बहुत सारे अनुभवों को शेयर किया जाता है, तब जाके प्रगतिवादी कक्षा बनती है। जैसे कि इस क्लास में ना 30 बच्चे हैं, अब 30 एक दूसरे से जल रहे हैं और पीछे वाले बच्चे जो है अपने आप को गुंडा समझ रहे हैं कि हाँ भाई इधर आ इधर आ, इस तरीके की बातें होती थी, ठीक है। तो मान के चलो कि पीछे वाले अपने आप को गुंडा समझते हैं, तो कैसी प्रगतिवादी कक्षा होगी। आगे वाले जो बच्चे होंगे पीछे वाले से बात नहीं करेंगे, पीछे वाले जो है अपने आप को तानाशाह समझेंगे, तो प्रगतिवादी कक्षा हो ही नहीं सकती। यहाँ पर क्या होता है, प्रगतिवादी कक्षा में हर एक व्यक्ति जो है, हर एक छात्र जो है अपने आप को सपोर्ट करता है, दूसरों को सपोर्ट करता है। अब देखो कठोर नियंत्रण की बात की जाएगी, कठोर नियंत्रण क्या होता है यार। किसी कक्षा में कठोर नियंत्रण कर दिया जाए तो बच्चे सीखेंगे नहीं। आपको बोल दिया जाए अभी बिल्कुल खांसना नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, आपको खांसी तभी आ जाएगी, ठीक है। अधिगम केवल कक्षा में होता है ऐसा नहीं है। माँ बाप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं क्या, केवल कक्षा में अधिगम नहीं होता है, ठीक है। घर में भी होता है, समाज में भी होता है, बहुत तरीके के अधिगम है। सिर्फ कक्षा में आप चीजों को पढ़ते हैं, एजुकेट सीखते हैं, नैतिकता सीखते हैं, चीजों को अप्लाई करने के कुछ कानून सीखते हैं और बाहर उसको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखा आपने क्लास में पढ़ा दिया गया मछली जल की रानी है। अब मछली जल की रानी आपने सिर्फ क्लास में पढ़ा, किताबों में देखा, लेकिन प्रैक्टिकल में जब आप तालाब में जाओगे तो वहां पर मछली को देखोगे कि रानी यही है। क्योंकि हम तो 1 सेकंड 2 सेकंड 5 से 10 सेकंड से ज्यादा जल के अंदर रह ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे शेर का राजा कौन सा है, जंगल का राजा कौन है, शेर। मछली की रानी कौन है, अरे यार जल की रानी कौन है, मछली, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, सिर्फ कक्षा में आपको कानून बताए जाते हैं कि क्या करना है, बाकी रियल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं आप देखोगे तो प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तब जाके आगे बढ़ते हो। तो ये भी तो आंसर नहीं होगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। हर एक छात्र जो है अपना अपना अनुभव लाता है, एक दूसरे के साथ शेयर करता है, और यही अनुभव जो होते हैं इन बच्चों को प्रगतिवादी कक्षा के बारे में आगे लेकर के जाते हैं। तो ये वाला अगर है, अगर कोई बच्चा अनुभव लाता है तो उसको बोलो कि शेयर कर बेटा सबके साथ, और वो अनुभव उसके शेयर करता है। जैसे आज देखो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, मैं कैसे 10 रुपए का नोट लेकर के दिल्ली आया, फिर उसके बाद मेरे पास देखो 10,000 करोड़ की कंपनी है। वो भले ही फेक हो, लेकिन फिर भी अगर शेयर करने से किसी के पास 10 ना होकर के 10,000 है, तो 10,000 से 10 लाख रुपए तो बना ही सकता है, ये एक अनुभव उसको मिल जाए तो, ठीक है। तो याद रखेंगे आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पर देखोगे केवल शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, ये गलत हो जाएगा। किसी भी चीज को करने के, किसी भी चीज को ना करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है, ठीक है, और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का स्वतंत्र प्रतिपादन किया गया।
जीन पियाजे ने किस चीज के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के बारे में, बहुबुद्धि, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ठीक है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति के बारे में बताया था, सामाजिक संस्कृति, सांस्कृतिक, ठीक है, ऐसे। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास, ठीक है, नैतिक विकास के बारे में बताया था। अब यहाँ पर क्या है, बुद्धि एकल इकाई है, इसको नकारा किसने, क्योंकि इन्होंने बहुबुद्धि के बारे में बताया था, तो एक बुद्धि के बारे में तो बताया नहीं, बहुबुद्धि। राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। अब संज्ञान के बारे में इन्होंने 4 चीजें बताई थी, 0 से 2 वर्ष, 2 से लेकर के 7 वर्ष, 7 से लेकर के 11 वर्ष, 11 से लेकर के 15 वर्ष। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और यहाँ पर फॉर्मल, ठीक है। अब इन्होंने 8 तरीके की बुद्धि बताई, गार्डनर ने 8 तरीके की बुद्धि बताई, मैं दोबारा से बता देता हूँ। प्राकृतिक का स्थान, प्राकृतिक का स्थान मतलब कि प्राकृतिक और स्थानिक, प्राकृतिक मतलब किसान वसान हो गया, स्थानिक मतलब कि ये होता किसी भी स्पेशल स्थान के बारे में जो रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं। फिर यहाँ पर देखोगे कि शब्दों से तर्क किया जाता है, शाब्दिक मतलब जो अच्छा शब्द बोलने वाला है, शब्दों का ज्ञान है जैसे कि कवि, और तार्किक मतलब कि अब देखोगे तर्क करने वाला, अंक गणितीय जो नॉलेज होता है उस चीज के बारे में अगर देखा जाए तो वो, तो जैसे इसके लोग जो तार्किक होते हैं, अंकीय होता है, जिसके सीए होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, ये लोग बनते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया स्थान, तीसरा हो गया शब्द, चौथा हो गया तार्किक, पांचवा होता है नाचना और गाना, पांचवा होता है नाचना, नाचने को क्या बोलते हैं, गतिज, जिसमें पायलट बनते हैं, संगीत डांसर बनते हैं, और संगीतमय होता है जिसमें गायक बनते हैं, संगीतमय, ठीक है। सातवां होता है आपका कौन सा, अंतरा, और आठवां होता है अंतः। अंतरा मतलब कि अंतरराष्ट्रीय, मतलब कि एक से दूसरे देश में जाना, अंतरा मतलब कि एक से दूसरे के अंदर झांकना, उसके बुद्धि का, जैसे नेता वगैरह होते हैं वो बता देते हैं कि भाई इनको क्या चाहिए, इनको जॉब चाहिए कि इनको राशन चाहिए, ठीक है, या इनको दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, ये सारी चीजें नेता समझ जाते हैं, उस हिसाब से पैसा बांट देते हैं, ऐसे काम हो जाता है। अंत मतलब खुद को जानो, आपको कैसा नेता चाहिए, आप खुद जानो, खुद को जानो कि आपको एजुकेटेड चाहिए, पैसे वाला चाहिए, आपको पैसे की जरूरत है, मुर्गा की जरूरत है, दारू की जरूरत है, राशन की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, आप ये भर्ती निकाल सकते हो कि नहीं, ये सीटेट पास कर सकते हो कि नहीं, टीचर बनने लायक हो कि नहीं, ये सब खुद से पूछना, खुद के अंदर झांकने की प्रक्रिया अंत व्यक्ति बुद्धि का सिद्धांत। ये 8 तरीके के सिद्धांत इन्होंने बताया। सामाजिक संस्कृति में वाइगोत्स्की ने ये बताया कि भाषा पहले आता है, फिर उसके बाद बच्चों का विकास होता है, और इन्होंने बोला कि बच्चे जो है समाज से अंतः क्रिया करके सीखते हैं, ठीक है, अंतः क्रिया करके सीखते हैं। थोड़ा सा हौच पौच हो चुका है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों को सुनेंगे तो चीजें थोड़ा सा रिकॉल होती जाएंगी। कोहलबर्ग ने 3 तरीके की बातें करी थी, तीन तरीके के लेवल बताए थे, जिसमें 6 स्टेज, 3 लेवल थे, 6 पार्ट थे। पहला था यहाँ पर पूर्व परंपरागत, दूसरा था परंपरागत, तीसरा था उत्तर परंपरागत, ठीक है। पहला था जो 4 से लेकर के 10 साल तक था, 10 से लेकर के 14 दूसरा था, 14 से लेकर के ऊपर था तीसरा, ठीक है। बाकी धीरे धीरे करके आगे और भी सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत वाले थे, एकल बुद्धि के खिलाफ थे, इसलिए नकार दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे खिलौने पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला इसने, रोहन तो यार बड़ा जिद्दी निकला, ठीक है, ये बोल रहा है कि मुझे गुड़िया से नहीं खेलना, ठीक है, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। अब देखो जेंडर रिलेवेंस क्या होता है, प्रासंगिकता, मतलब कि जेंडर में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, आप जो जिस जेंडर के हम हैं, हम एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है, जैसे कि आप देखोगे कि भेदभाव जातिगत भेदभाव ही तो होता है, मतलब कि बड़े कास्ट के लोगों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, आइए आइए बैठिए बैठिए, छोटे कास्ट के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती, दूर खड़े रहो। तो वैसे ही जेंडर में भी होता है कि औरतों को क्या है कि तुम ये काम नहीं कर सकती, या फिर औरतों को महत्व दे दिया जाता है कि उन्हीं को प्राइवेट इंडस्ट्री में भर लिया जाता है, तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ, ठीक है। तो ये भेदभाव होता है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि ये क्लास है, ठीक है, इस क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, ये मास्टर साहब आते हैं और ये पता चले आगे की 3 लड़कियों से ही सिर्फ सवाल बनते हैं, बाकी किसी बच्चे से सवाल पूछते ही नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। या फिर ये 39 से सवाल पूछते हैं और एक बच्चे से सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि हो सकता है ये इनके कास्ट का ना हो, धर्म का ना हो। चीजें समझ में आ रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पक्षपात इसी को बोला जाता है। रूढ़िवादिता ये होती है कि जो स्टीरियोटाइप, जैसे जो पुरानी सोच थी अभी भी लागू है, अभी भी लागू है। रोहन कहता है कि मैं बूढ़ियों से नहीं खेलूंगा क्योंकि लड़के नहीं खेलते। इसको दादा ने बताया, इसको पापा ने बताई, इसके पापा को इसके दादा ने बताई, दादा ने इसके दादा को इसके पापा ने बताई, उनके दादा के दादा दादा, ऐसे करके दादा हो दादा, ठीक है, कितनी सारी चीजें हो गई।
ठीक है, तो इसी को रूढ़िवादिता कहते हैं, जो कि आपको आने वाली जनरेशन, जो आपकी पिछली जनरेशन से ट्रांसफर हो जाती है, उसको रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई भी ऐसी चीज है जो ट्रांसफर हो गई, उसको रूढ़िवादिता, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इस चीज को याद रखना, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसको रूढ़िवादिता कहा जाता है। जेंडर स्टेबिलिटी क्या होता है कि जो जेंडर स्टेबिलिटी मतलब कि जो स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई हिला नहीं सकता, आप जो हैं। और जैसे कि बाहर देखा जाए तो जेंडर स्टेबिलिटी मैक्सिमम देखने को मिलता है, हर जगह ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो हैं आगे निकल गई या फिर लड़के पीछे रह गए या आगे निकल गए, ऐसा नहीं है, हर जगह जेंडर स्टेरियोटाइप होता ही होता है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। तो स्थिरता जब ज्यादा होती है तो स्टेरियोटाइप जो है कम देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, स्थिरता मतलब आप समझ ही रहे हो, शब्द से ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो जो रोहन क्या कहता है कि मुझे गुड़िया पसंद नहीं है, आंसर नंबर थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे यार इतना क्यों समझा रहे हो, सिंपल सा आगे बढ़ो क्वेश्चन आंसर करके। यार मैं 10-10 क्वेश्चन लेकर के अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 300 क्वेश्चन कराने हैं, एक बार 300 क्वेश्चन देख लोगे, दोबारा कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलैक्स भी करो, जीवन में मजे भी तो लोगे, कि दिन भर पढ़ते रहोगे, इनका वीडियो देख लिया, इनका वीडियो, जिनका अच्छा लगे उनका देखो, लेकिन टाइम बचाओ, अच्छी चीजें सीख लो एक बार, उसके बाद मजे लो जिंदगी के, यही तो टाइम है। निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो स्थूल कौशल की अगर बात करें तो स्थूल कौशल में क्या होता है, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है स्थूल। तो सूक्ष्म क्या होता है, छोटा, स्थूल क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो जो छोटा होगा और जो बड़ा होगा, तो कौशल की बात हो रही है, सूक्ष्म ऐसा कौशल जो छोटा, छोटी चीजों को दर्शाता है, और एक ऐसा कौशल जो बड़ी चीजों को दिखाता है, जिससे आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो एक पैर पर संतुलन बनाना, ठीक है, एक मटर को उंगलियों से दबाना, तो मटर छोटी सी चीज है, उसको उंगलियों से दबाओगे तो क्या होगा, सूक्ष्म हो जाएगा। किताब के पन्नों को पलटना उंगलियों से करोगे तो गलत हो जाएगा, मतलब कि सूक्ष्म हो जाएगा। पेंसिल पकड़ना उंगलियों से, ये भी आपका सूक्ष्म हो जाएगा। पूछा क्या है, स्थूल। स्थूल क्या होता है, बड़ा, बड़ा क्या होता है, पैर। तो पैर बड़ी की उंगली, पैर, आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। इसमें कुछ ज्यादा सीखना है ही नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ ज्ञान भी नहीं दे रहा हूं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? अब विकासात्मक परिवर्तन मतलब कि विकास के अंदर जो परिवर्तन होता है, जैसे आप कुछ जानते हैं, फिर उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, फिर और अच्छा खासा जानने लगे। ठीक है, तो क्या इसकी वजह क्या है, आनुवंशिकता, पर्यावरण, परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिकी ढांचा ये तो हो ही नहीं सकता। आनुवंशिकी ढांचा ये है कि पापा की आंखें आपकी नीली हैं तो आपकी तो नीली हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप डॉक्टर बन गए या फिर एक्टर बन गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको पर्यावरण तो मिलना चाहिए, माहौल तो मिलना चाहिए, उस स्थिति में जाकर के आप एटलीस्ट वहां पर काम तो करेंगे, कहीं ट्रेनिंग तो लेंगे, कहीं आप क्या बोलते हैं, नाटक तो करोगे, तब तो मिलेगा, और उसके लिए कोई आपको चांस तो दे, ब्रेक तो दे कोई। तो वो सारी चीजें पर्यावरण पर डिपेंड करती हैं। केवल सामाजिक, ये भी गलत हो गया। ठीक है, न तो वंशानुगत न ही पर्यावरण, तो फिर कर क्या रहे हो, इंसान ही नहीं हो। जब आप समाज में नहीं हो और आपका वंश ही नहीं है, तो आप तो समाज हो ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, मानव हो ही नहीं सकते। आंसर नंबर फर्स्ट होगा कि आनुवंशिकी। अगर माँ बाप आपके अच्छे हैं, आप इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, पर्यावरण देता है, वातावरण देता है, आपकी सोसाइटी देती है, तो इन सभी चीजों का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। आनुवंशिकी और पर्यावरण का एक अनूठा संयोजन है, और इसको बोला जाता है H×E, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, इसको मिलाकर के बनता है डेवलपमेंट। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट। इतना बढ़िया क्वेश्चन, बच्चा गलती करता ही करता है। 2 से लेकर के 5 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। बच्चा कहता है फटाफट 5 वर्ष, शैशवावस्था। ठीक है, और यहां पर देखो, प्रारंभिक बचपन का अवस्था क्या होता है, 2 से लेकर के 6 होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 5 दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है कि 2 से लेकर के 5 नहीं होगा, 2 से लेकर के 4 नहीं होगा, बिल्कुल इसी के बीच में तो है। तो 2 से 6 के बीच में 2 से 5 है, 2 से 4 है, तो सिंपल सी बात है, 2 से 5 किस में है, प्रारंभिक बचपन में है। आंसर नंबर क्या होगा, सेकंड होगा, लेकिन बच्चे क्या आंसर कर देते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट। ऐसा नहीं है, 0 से 5 होगा तब आप करोगे भाई शैशवावस्था, अगर 2 से 5 होगा तो आप क्या करोगे, प्रारंभिक बचपन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। तो 0 से लेकर के 5 शैशवावस्था, 0 से लेकर के 2 शैशव काल, 2 से लेकर के 6, इसके बीच में 2 से 1, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5 जो भी हो, उसको प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था। 6 से 9 जो होता है उसको बोलते हैं मध्य बाल्यावस्था, और 9 से 12 जो होता है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था, और उसके ऊपर होता है 12 से लेकर के 18, उसको बोलते हैं हम किशोरावस्था। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर, आंसर नंबर सेकंड, बिल्कुल राइट आंसर सेकंड है।
एक अभिकथन है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। कारण क्या है इसका? इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। परिवार में पहले सीरियल देखा जाता था, अब कहाँ देखा जाता है? साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का, हम लोग तो टीवी देखते ही नहीं था। टीवी देखते थे तो कभी सैटरडे संडे को एक मूवी आ गई, या फिर मंगलवार या बुधवार को वो कौन आता था गोल घूमने वाला, शक्तिमान आता था, वो देख लेते थे कभी कभी। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते थे तो बहुत कम था, लाइट भी इतनी नहीं रहती थी, और जब भी कहीं ना कहीं उतना केबल वगैरह था नहीं, तो खेलने में ही सारा टाइम निकलता था। लेकिन आजकल मीडिया में ही सारे बच्चों का जो है आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है टाइम चला जाता है, और महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है सामाजिकरण का। जैसा बच्चा देखता है उसी तरीके का सीखता है समाज में। तो मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इसीलिए क्या होता है कि बच्चों में बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तो जो आप देखोगे वही आपको परोसा जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो परोसा जा रहा है आप वही देख रहे हो। तो सिंपल सी बात है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। अब आर क्या है? देखो बहुत सारा खेल ना रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बच्चे जो देखते हैं वही सारी रियलिटी शो पर दिखाया जाता है। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये 3 कारण है, 4 कारण है। शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल हाँ, शिक्षक अगर गतिशील है, चीजों को समझाने में काबिल है, और वो चीजों को तरीके से मॉडिफाई करके आपके सामने तुरंत प्रस्तुत कर रहा है, आपके क्वेश्चन का तुरंत आंसर दे रहा है जो कि उसको देना चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज है, बच्चा सीख सकता है, अधिगम को अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, विविध सामग्रियों का प्रावधान, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, 300 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। अभी मैं पेडागोजी के भी सीरीज लाऊंगा, पेडागोजी के भी सीरीज लाऊंगा, 300 या 200 सीरीज लाऊंगा इसका। ठीक है, 300 या फिर 200 सीरीज लाऊंगा। फिर ये सीडीपी के पेडागोजी, ईवीएस के पेडागोजी अलग होंगे, हिंदी के अलग होंगे। आप समझ रहे हो ना, ये मैथ के पेडागोजी अलग होगी। तो मैं ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 200-300 पेडागोजी दे दूं, पेडागोजी की अलग है। ये तो सिर्फ सीडीपी चल रही है, पेडागोजी तो अभी चल ही नहीं रही है। तो इनके क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि विभिन्न विभिन्न सामग्रियों को मैं जब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। एक में इशारा कर दूंगा तो चीजें नहीं समझ पाओगे कि किसका क्या पार्ट होता है, और पेडागोजी कैसे पढ़ना वो चीज तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव। अब देखिए, मध्य स्तरीय होती है, 3 तरीके की स्तरीय होती है। एक होता है निम्न स्तरीय, तो किसी भी चीज का निम्न स्तर बहुत बेकार होता है, बिल्कुल बेसिक से भी नीचे, मध्य स्तरीय। और एक होता है उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय बहुत सारे बच्चों को पाले ही नहीं पढ़ने वाला कि क्या पढ़ा दिए। निम्न स्तरीय हर बच्चा बोर हो जाएगा। मध्य स्तरीय में इंटरेस्ट जगता है बच्चे का कि हाँ थोड़ा बहुत वो जानता है, थोड़ा बहुत जानना है, वो होता मध्य स्तरीय। और ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो 3 तो बिल्कुल राइट आंसर दिखा। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। अब सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित यहाँ पर कर दिया जा रहा है दोस्त। ठीक है, तो ये तो गलत बात हो गई ना। सकारात्मक पुनर्बलन ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन, अब दोनों पुनर्बलन दे दोगे तो क्या अधिगम को इससे महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है? ऐसा नहीं है। सकारात्मक पुनर्बलन होता है जो कि आपके अंदर आता है, नकारात्मक जो कि सामने से दे दिया जाता है। अब नकारात्मक होने की वजह से इसको हम गलत कर देंगे, क्योंकि अगर हम आपको इनाम देते हैं और आप पढ़ाई करते हो, अगर हम इनाम देना बंद कर दें, पढ़ाई करना बंद कर दोगे, तो राइट आंसर तो 4 तो हो ही नहीं सकता। तो 1 2 3 कहीं है क्या? तो 1 2 3 कहीं दिख रहा है क्या? तो 1 2 और 3 यहाँ पर दिख तो रहा है, लेकिन ये कैसा एन बन गया है यहाँ पर है? चलो 1 2 3 ये वाला राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड होगा 1 2 और 3। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्तर पर बच्चों में आसपास की दुनिया के बारे में एक जीवादी दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं, बादल और लुढ़कते यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधों के बाद क्या है यहाँ पर? ठीक है, पेड़ पौधे के बाद चलते हुए, पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं, इरादे हो सकते हैं। ठीक है, तो संवेदी चालक, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जीववादी संरचना, जीववादी मतलब क्या होता है? जिसमें जान है। आप क्या सोचते हो ना कि पेड़ पौधे भी चलते हैं, बादल देखो यहाँ से था यहाँ चला गया। हम भी बचपन में सोचते थे कि अरे बादल चलता है क्या, अरे सूरज चलता है क्या। ठीक है, ये हमें पता चलता था कि सूरज चलता है क्या। लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं, इरादे हो सकते हैं।
डॉल को देख करके ऐसा लगेगा अरे डॉल कुछ बोलता भी है क्या। तो ये सारी चीजें कहां से समझ में आती, कौन सी एज में। आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसमें बच्चों को लगता है कि जो जिस डॉल से खेल रहे हैं उसको खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए और उसको नहलाना भी चाहिए, बहुत तरीके की एक्टिविटी करते हैं। इसमें तो बच्चे जो है सेंसरी मोटर से सीखते हैं, जैसे कि देखेंगे जैसा आप करोगे वैसा देखेंगे, ठीक है, और उसके दिमाग में जो है प्रतिबिंब बनता जाता है। ठीक है, सुनना, नोज से नाक से भी इनको समझ में आ जाता है कि दूध पिलाने जा रहा है, गिलास में दूध लेकर के जाओगे। तो ये सारी चीजें, आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है,